महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने से चंद घंटे पहले मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और एक है तो सेफ है, ये पीएम मोदी का जो नारा था, इस नारे के बारे में बात की। राहुल गांधी वहां पर एक तिजोरी लेकर आए थे और उसे सेफ कहा और उस तिजोरी से अंदर से पीएम मोदी और भारत के एक बिजनेसमैन का फोटो उन्होंने बाहर निकाला। राहुल गांधी ने कहा कि मुंबई एक बिजनेसमैन को बेचने का पूरा प्रयास ये महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस बिजनेसमैन को लिए गए फैसले सारे हम खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, कल महाविकास आघाड़ी की सभा में महाविकास आघाड़ी के सदस्य उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अगर हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में ही मुंबई की जमीन और मुंबई के जो प्रोजेक्ट एक बिजनेसमैन को दिए गए हैं वो सभी हम रद्द कर देंगे। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद चकदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार ने सोलापुर के माढ़ा में दल बदल को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए अजित पवार गुट में गए नेताओं को चेतावनी दी है। शरद पवार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो 5 दशक पहले विदेश घूमने गए थे तब उनके 58 में से 52 विधायक छोड़कर चले गए थे और उनका विपक्ष का पद चला गया था, लेकिन तब मैंने हार नहीं मानी। मैं 3 साल तक जनता के बीच गया, उनके सामने युवा प्रत्याशियों को दिया और सभी को घर बैठा दिया। इसलिए आप लोग इस बार जो दल बदल करके लोग गए हैं उनको इतना बड़ा झटका दे दें कि वो घर बैठ जाएं। इस पर अजित पवार कुछ कहने से बच रहे हैं। अजित पवार ने कहा है कि मैं चाचा शरद पवार की राह पर ही चलता हूं। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए आज शाम अब से कुछ देर बाद यानी 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। वोटिंग 20 नवंबर को होगी, परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस बीच आज भी तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज महाराष्ट्र के थाने, सोलापुर और अहमदनगर में जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गोंदिया और नागपुर में रैलियां की। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग 20 नवंबर को होगी। इन सीटों पर भी चुनाव प्रचार आज थम गया। यहां भी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें मांडू, टुंडी और चंदन कियारी शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महेशपुर और बोकारो में रोड शो किया, साथ ही बरहेट और धनबाद में जनसभा की। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत प्रचार के लिए झोंक दी है। इस बीच नेताओं के ऐसे भी बयान आ रहे हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस कड़ी में बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे का बयान आया है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 90,000 कार्यकर्ता बाकी राज्यों से बुलाए हैं और इसलिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी हो गई। दरअसल पंकजा मुंडे बीड़ के पातड़ी इलाके में महायुति के लिए वोट अपील कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। इस दौरान पंकजा मुंडे ने बयान दिया। इससे पहले भी पंकजा मुंडे ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान का विरोध किया था। बता दें कि पंकजा मुंडे महाराष्ट्र बीजेपी की वरिष्ठ नेता है, वो सांसद भी रह चुकी है, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाद में पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने जहां इस्तीफा देकर के दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी को चौंका दिया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अब राघवेंद्र शौकीन को अपनी कैबिनेट में जगह दी है। दरअसल में शौकीन जाट समुदाय से आते हैं और जिस इलाके से आते हैं वहां पर जाटों का काफ़ी दबदबा है। कयास लगाया जा रहा था कि कैलाश गहलोत के जाने के बाद में जो जाट वोटों का ध्रुवीकरण होगा उससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो राघवेंद्र है उसको ला करके वो कहीं ना कहीं भरपाई जो है वो पूरी करने की कोशिश की गई है। हालांकि 365 गांवों में से करीब 322 गांव ऐसे हैं जहां पर जो जाट है उनका दबदबा है। फिलहाल जिस तरीके से आगामी चुनाव दिल्ली में होने हैं तो तमाम पार्टियां जो है वो अपनी राजनीति के लिए जातीय समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।
कानपुर में रोड शो के दौरान रवि किशन ने कहा कि ऐतिहासिक माहौल है, एक एक हिंदू वोट देगा, अयोध्या की हार का बदला लेगा। यूपी में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी वोटिंग होनी है। आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन पार्टी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के चुनाव प्रचार के लिए सीसामऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वाहन जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर हमला बोलते हुए कहा, सीसामऊ की जनता जो झेल रही है ये बहुत दुख की बात है। अब सारा हिंदू जग उठा है, एक एक घर से हिंदू निकल कर वोट करेगा। अयोध्या में जो छल के साथ हमारी हार हुई है इसका बदला लेगा। हमारा सभी से निवेदन है कि हिंदू बनकर वोट देना। सीसामऊ का जो विधायक है वो क्यों जेल में है ये सब आप लोग जानते हैं। जमीन हड़पना ये सब उसका काम है। यही नहीं, बीजेपी सांसद रवि किशन ने आगे कहा कि सीसामऊ की जनता के लिए ये बहुत शानदार मौका है हिंदू बनकर वोट करना, क्योंकि जब भी आप बटे हैं तो कटे हैं, एक रहोगे नेक रहोगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम की समीक्षा का बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अगले 30 दिनों में एक कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे देगी। उसके बाद सरकार की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि किस तरह से शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता और राजपूताना इतिहास से जुड़े तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से भी यह बात कही गई है कि ब्रिटिश और अंग्रेज के राज में राजस्थान के राजपूताना इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है, इसमें सुधार की जरूरत है। उसी के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इसे भगवाकरण की कोशिश बताते हुए कहा है कि यदि सरकार निष्पक्ष और दुराग्रह की भावना से मुक्त होकर किसी तरह का शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में संशोधन करती है तो यह छात्रों के लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि इसकी आड़ में वह आरएसएस और उनकी विचारधारा से जुड़े पाठ्यक्रमों को शामिल करती है तो ये इसका कांग्रेस लगातार सड़कों पर विरोध करती हुई नजर आएगी। फिलहाल तो यही देखना होगा कि जब ये कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें किस तरह की सिफारिशें होगी और सरकार उन्हें कितना गंभीरता से अमल में लाकर पाठ्यक्रम में बदलाव करेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। राज्य में लंबे जद्दोजहद के बाद शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति की मंजूरी मिली और सरकार ने इसे लागू किया और इसके लिए 7 नवंबर से तमाम शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ई शिक्षा कोष पर उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और साथ में 10 विकल्प देने हैं। लेकिन सरकार की इस ट्रांसफर नीति का भी शिक्षक संगठनों ने विरोध करना शुरू किया है। दरअसल शिक्षक संगठनों का 7 रुपये कहना है कि ई शिक्षा कोष में जो फॉर्मेट दिया गया है और जो सरकार की नियमावली है उसमें काफ़ी अंतर है और साथ में इसमें यह भी कहा गया इस नियमावली के तहत कि हर 5 साल पे शिक्षकों का तबादला होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिक्षक बार बार तबादला से ही जूझेंगे तो फिर इसका सीधा असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ेगा और शिक्षक परेशान रहेंगे। आपको बता दें कि इस शिक्षक नियमावली के तहत बिहार के करीब 1,20,000 वैसे नियोजित शिक्षकों को फायदा मिलना है जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की थी और जिनका वर्षों से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो नीति बनी है उस नीति में बिल्कुल साफ है कि न तो वैसे शिक्षकों का तबादला हो सकता है जिनके पति उस इलाके में हैं और ना ही उन पतियों का जो पति जो शिक्षक हैं उनका उस इलाके में तबादला हो सकता है कि जिनकी पत्नी उस पंचायत में शिक्षक है। ऐसे में एक बार फिर से ये शिक्षक नीति को लेकर जो तबादला नीति बनी है उसको लेकर सवाल उठ रहा है और अब शिक्षक संगठन इसके लिए आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं। 20 नवंबर तक इस आवेदन को देना है और 22 नवंबर से शिक्षक संगठनों ने इस सरकार के फरमान के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिए जाने के बाद अकाली दल की सियासत में बवाल मचा हुआ था और यही कारण था कि श्रोमणी अकाली दल ने अपनी कोर कमेटी और अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज अहम बैठक बुलाई हुई थी जिसमें सारे के सारे नेता भी आए हुए थे और सभी के विचार जानने के बाद सुखबीर सिंह बादल के जिस तरह से उन्होंने त्यागपत्र दिया था उसके ऊपर फैसला लगभग सुरक्षित रख लिया गया है और ये तर्क दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जिला जत्थेदार और उसके साथ साथ एसजीपीसी के जितने भी पदाधिकारी हैं या एसजीपीसी मेंबर हैं जहाँ अकाली दल की सीनियर लीडरशिप है उनके साथ विचार चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। बेशक आज सुबह से ही श्रोमणी अकाली दल के इसी दफ्तर में बवाल मचा हुआ था जिसमें श्रोमणी अकाली दल के युवा विंग के
के अध्यक्ष समेत हर एक नेता ने अपनी जेब में त्यागपत्र डाला हुआ था सुखबीर बादल के समर्थन में। लेकिन जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने फैसला लिया है, उसके आने वाले समय में पता लग पाएगा कि फैसले के पीछे के किस तरह के क्या कारण हो सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, यानी तमाम वो पाबंदियां हैं जिससे पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात बदले हुए नहीं लग रहे हैं, हालात बेहतर नहीं है, खराब स्तर पर हैं। AQI जो है करीब 500 के आसपास राजधानी दिल्ली में देखा गया है। अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां 450 से पार और कहा जाए 500 के नज़दीक AQI। सबसे ज़्यादा AQI द्वारका के इलाके में देखा गया, मुंडका के इलाका में देखा गया, यानी वो इलाके हैं जो कहा जाए कि रिहायशी इलाके भी हैं, इंडस्ट्री इलाका कनेक्टेड है और कहा जाए कि भरपूर जो पोल्यूशन है वो देखा गया है। ठंड की दस्तक राजधानी दिल्ली में दी गई है, जिसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो कोहरा है, कोहरे के साथ आसमानी जो हवा है कहीं ना कहीं उसका दबाव और जहरीली हवा वो पूरी तरीके से है। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि हालात बदले नहीं हैं, हालात और ख़राब हुए हैं। बेहतर करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हुए हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहा है दिल्ली के अंदर अभी भी जो कोहरा है, स्मोक है, जहरी हवा है, जो खुली सांस में हम कहते हैं कि हम सांस लेना भी दुर्भर है तमाम उन लोगों के लिए, यानी दिल्ली वासियों के लिए। तो कहा जा सकता है कि हालात बेहतर नहीं है। हालात बेहतर कब होंगे ये सोचने वाला विषय है। ग्रैब 4 लगाया गया है, कारण यही है कि कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल तस्वीर जो है वो बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। कैमरा दीपक शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिर लगाए पड़ोसी राज्यों पर आरोप। कहा मध्य प्रदेश, यूपी में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से दिल्ली पर यह असर दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया कि पंजाब को जो केंद्र सरकार आरोप लगाया करती थी, वहां पंजाब में प्रदूषण में फिर भी बहुत कमी आई है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। पराली जलने की वजह से लगातार जो है AQI बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि जो ग्रैब 4 लागू किया गया है वो लागू CAQM द्वारा किया जाता है, वो दिल्ली सरकार लागू नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए थे जिसको लेकर के ये जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है, अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, जिस पर दिल्ली सरकार की नज़र रहेगी कि कोशिश करके जितने भी मेजर्स लिए जा सकते हैं इस वक्त वो लिए जाए, क्योंकि स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की हवा में अब जहर घोल रहा है। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाकों में लगातार पराली जलाई जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जलाई जा रही पराली का सीधा असर देखने को मिल रहा है जम्मू जिले में, सांबा जिले में और कठुआ जिले में। जो सीमांत ग्रामीण सरहद के बेहद नजदीक रहते हैं, उनके मुताबिक जो पाकिस्तान की ओर से लगातार पराली जलाई जा रही है, उससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खासतौर पर दिक्कत हो रही है छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, जो अस्थमैटिक पेशेंट है उन्हें भी बेहद ज्यादा दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत बिल्कुल ही IB के नजदीक पराली जलाने में लगा हुआ है। जब हवा तेज होती है, हवा का रुख इस ओर होता है, तो बेहद ज्यादा वायु प्रदूषण फैल जाता है। आपको बता दें कि लगातार आसमान में चारों तरफ वायु प्रदूषण देखा जा रहा है। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू जिले में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से एंटी डस्ट गन, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कुछ हद तक इस वायु प्रदूषण को काबू किया जाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। गुजरात में रैगिंग के चलते MBBS स्टूडेंट की हुई मौत, पुलिस ने 15 छात्रों के खिलाफ किया मामला दर्ज। ये घटना गुजरात के पाटन के धारपुर में मौजूद GMERS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हॉस्टल में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र अनिल मेथवानी को उसके सीनियर छात्रों ने रैगिंग के दौरान 3 घंटे खड़े रहने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। मृतक छात्र कॉलेज में MBBS के पहले साल की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के डीन डॉक्टर हार्दिक शाह के मुताबिक अनिल मेथवानिया के बेहोश हो जाने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। डीन ने कहा कि कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच की है और जिसमें करीबन 15 सीनियर छात्रों को रैगिंग के लिए जिम्मेदार पाया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर बालिसारा पुलिस थाने के छात्र के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद 105 और 296 के तहत 15 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में मृतक के परिजन अब सरकार और अस्पताल प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कैमरामैन सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे के नारे पर उनके ही मंत्रिमंडल में मतभेद है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जहां इस नारे से किनारा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस नारे का समर्थन कर रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज बनारस में थे और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन करते हुए कहा कि जब बटे थे तब देश का विभाजन हुआ था। देश के विभाजन में हिस्सेदार समाजवादी पार्टी के साथ आज खड़े नजर आ रहे हैं। बोले, पीडीए का नारा समाज को बांटने की साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे का समर्थन करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह नारा बिल्कुल सही और सटीक है। हालांकि मंत्रिमंडल में इस पर मतभेद है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे से किनारा कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नारा नहीं, बीजेपी का नारा है, एक है तो सेफ है, और ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। दरअसल उपचुनाव का पूरा प्रचार युद्ध इन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमता रहा और अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है तो देखना होगा कि किस पार्टी का नारा ज्यादा भारी पड़ा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। अगर आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए सेना ने जज एडवोकेट जनरल शाखा के तहत एसएससी के जरिए अविवाहित पुरुष और महिला लॉ ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वो भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना की इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन करने का इच्छुक है वो 28 नवंबर तक अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 8 पदों की बहाली की जाएगी। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में शामिल है, जिसमें इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद शारीरिक और मानसिक टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।